क्या आप लोगों को एफर्टलेसली और स्मार्टली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? क्या आप कुछ ऐसे सिंपल साइकोलॉजिकल हैक्स सीखना चाहते हैं जिससे आप अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ में दोनों में सक्सेसफुल हो? तो ये बुक आपके लिए है। आज जिस बुक की मैं बुक समरी की बात कर रही हूँ उसका नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। इसको लिखा है रॉबर्ट बी चियाल्डिनी ने, जो कि खुद PhD हैं साइकोलॉजी में। इन्होंने 35 इयर्स प्लस की रिसर्च प्रेजेंट करी है इस बुक में। इसमें 7 चैप्टर्स हैं, 500 पेजेस हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं शुरुआत से आखिर तक। तो अपनी कुर्सी की पेटी ज़रूर बांध लीजिए, बिकॉज हम एक एडवेंचर राइड पे जाने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल हैक्स सीखने वाले हैं। कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग इन साइकोलॉजिकल हैक्स से इन्फ्लुएंस होती है। तो आगे बढ़ने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे नहीं हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ शो सम लव और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर आगे पहुँचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ऑथर बताते हैं इस बुक में है वो है शॉर्टकट्स। अब अक्सर ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी होती है कि उनको बड़ा पसंद होता है नए नए शॉर्टकट्स लेना। ये शॉर्टकट्स कभी कभी आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं और कभी कभी बहुत हानिकारक। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं ऑथर। शॉर्टकट लेना, जैसे आप जल्दी में हैं और आपको खाना बनाने का टाइम नहीं और आपने खाना ऑर्डर कर लिया, समझ में आता है आपको लेट हो रहा है और आपने एक शॉर्टकट ले लिया। ह्यूमन एक्सपीरियंस आज की डेट में शॉर्टकट से भरा हुआ है। चाहे आप ऊबर ले लें, ओला ले लें, कोई खाने का ऐप ले लें या कोई भी ऐप ले लें जो कि आपका वक्त सेव करता है और आपको एक शॉर्टकट प्रेजेंट करता है। लेकिन अक्सर शॉर्टकट क्या होते हैं, अगर आप देखें, एक आसान रास्ता किसी एक गोल तक पहुंचने का। कई बार हम ये शॉर्टकट्स अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस बनाने के लिए भी लेते हैं। अब इसके लिए ऑथर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है। उन्होंने अपनी एक ज्वेलर फ्रेंड की स्टोरी बताई है जिनका एरिजोना में एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का स्टोर था। अब वो एक बहुत ही पीक सीज़न था जब अपनी ज्वेलरी बेच रही थी। एक टर्कोइज सेट, टर्कोइज कलर यानी एक लाइट ब्लूइश कलर होता है, जैसे नीला नीला समुद्र का पानी होता है, इस तरह का कलर होता है। इस तरह के जेम्स के सेट वो बेचना चाह रही थी, बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, पीक सीज़न चल रहा था, लेकिन वो सेट्स बिक नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने सोचा शायद उनकी स्टोर की लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए शायद वो सेट्स नहीं बिक पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक प्राइम लोकेशन पे उस ज्वेलरी को डिस्प्ले पे रखा और वो बहुत ही बेहतरीन पीसेस थे, एकदम इलीट पीसेस थे, लेकिन फिर भी वो बिक नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने सेल्समैन से बोला कि आप प्रेस हार्ड करो, यानी पुश करो लोगों की तरफ इन सेट्स को ख़रीदने के लिए। फिर से काफ़ी हफ्तों तक उन्होंने ट्राई करा, लोगों को पुश करा, लेकिन वो ज्वेलरी नहीं बिकी। एक दिन थक हार कर जो ज्वेलरी की ओनर थी, उन्होंने अपने सेल्स टीम से बोला कि आप इस ज्वेलरी का प्राइस आधा कर दो, 1/2 कर दो। तो वो जो सेल्स टीम थी उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने 1/2 करने के बजाय उस प्राइस को डबल कर दिया। और नेक्स्ट दिन जब उन्होंने अपनी ज्वेलरी को सेल पे लगाया तो सारी की सारी ज्वेलरी बिक चुकी थी। ये हैरानी की बात थी, जो सेट्स काफ़ी महीनों से ऐसे कैसे पड़े हुए थे वो प्राइस डबल करने पर बिक गए। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर है एक शॉर्टकट, एक वैल्यू सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम। और वो ये था कि उन सेट के ख़रीदने वाले लोगों की एक साइकोलॉजी थी, महंगा मतलब बेहतर। और ये साइकोलॉजी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हैं। बड़े ब्रांड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं बनाते कि उससे उनको कुछ और मिल जाएगा। सबसे बड़ा उनका रीज़न होता है कि लोगों की वो साइकोलॉजी जानते हैं। साइकोलॉजी कहती है लोगों की कि एक्सपेंसिव मतलब बेटर। और इसी शॉर्टकट की वजह से लोग काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं जो कि उतने बेटर नहीं है। उनसे जो चीपर कंपनीज़ बना रही हैं प्रोडक्ट्स, वो बेटर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होता है महंगा यानी बेटर, यानी क्वालिटी में ज़्यादा इजाफा, और इस वजह से वो बेफालतू में महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते हैं जो वर्थ इट भी नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि इस बुक में बताया गया वो है एक्सपर्ट एडवाइस, और इसको भी वो एक स्टोरी के थ्रू बताते हैं। एक बार एक पायलट और को पायलट जहाज़ उड़ा रहे थे। सडनली को पायलट आते हैं और पायलट से कहते हैं कि मुझे रीडिंग सही नहीं लग रही प्लेन की।
जो पायलट थे वो को पायलट की बात को इग्नोर कहते हुए, अरे ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। को पायलट चुप हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस पायलट के पास आते हैं। सच में बॉस, ये रीडिंग सही नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। फिर से वो को पायलट की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और को पायलट खामोश हो जाते हैं। तीसरी बार जब सिर्फ 7 सेकंड बचते हैं और को पायलट को दिखाई दे रहा होता है कि प्लेन क्रैश करने वाला है, तब वो कहते हैं, बॉस प्लेन तो क्रैश होने वाला है। तो पायलट कहता है, हाँ मुझे पता है। और 7 सेकंड बाद वो पूरा का पूरा प्लेन 67 लोगों के साथ क्रैश हो जाता है। बाद में जब रिसर्च होती है तो उससे ये पता चलता है कि जो पायलट थे उन्होंने को पायलट की बात नहीं सुनी और को पायलट ने पायलट पे भरोसा किया क्योंकि वो पायलट को एक्सपर्ट मानते थे। इससे हमें ये पता चलता है हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस सही नहीं होती। काफ़ी बार आपने मार्केट में लोगों को एज एन एक्सपर्ट देखा होगा और काफ़ी बार लोग एक्सपर्ट की एडवाइस को आंख बंद करके फॉलो कर लेते हैं और ये एक बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि काफ़ी बार एक्सपर्ट्स की बातें भी गलत हो सकती हैं। तो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो सवाल पूछिए, बिकॉज जब हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से एज एन एक्सपर्ट तो हम सवाल करना बंद कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट गलत डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे कि उस केस में, जिस केस में अगर को पायलट किसी और से अगर डिस्कस करता तो शायद उन 67 लोगों की जानें बच जाती, बिकॉज उसे दिखाई दे रहा था कि प्लेन जो है क्रैश होने वाला है, लेकिन उसने पायलट को एज एन एक्सपर्ट माना और उनकी बातों पे भरोसा करा एंड एज अ रिज़ल्ट वो पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके दिमाग में कोई शॉर्टकट आए या कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम आए जो आपको क्वेश्चन करने से रोक रहा है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, क्वेश्चन ना पूछ के। बिकॉज अक्सर जब आप सवाल करना बंद कर देते हैं तो आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो इस बुक में बताया गया है वो है परसेप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट को या इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। स्टोरी है एक लड़की की जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत टाइम से बात नहीं कर पाई थी कॉलेज जाने के बाद। तो वो लेटर लिखती है अपने पेरेंट्स को, डियर पेरेंट्स, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई है, तो आप इत्मीनान से पहले बैठ जाइए, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, आपका बहुत कामनेस चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए इस लेटर में, तो प्लीज़ आप बैठ जाइए, परेशान मत होइए। और अगर आप खड़े हैं तो प्लीज़ आप बैठ के इत्मीनान से इस लेटर को पढ़िए। उसके बाद वो लिखती है कि काफ़ी दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई थी, यहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ चीज़ें बतानी थी, जैसे मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी और मैं थोड़ी कुछ हद तक जल गई थी, और खैर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि फायर ब्रिगेड आ गई थी और उसने मुझे रेस्क्यू कर लिया था और उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज करा और कुछ टाइम में हॉस्पिटल भी रही। और हॉस्पिटल के बाद जब मुझे रिलीज़ किया गया हॉस्पिटल से, तो वहाँ मुझे फायर ब्रिगेड का ही एक लड़का मिला जो कि मेरी बहुत केयर करता था, और जब मैं हॉस्टल सही से वापस जाने लायक नहीं थी तो वो मुझे अपने रूम में ले गया और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे खाना खिलाता था, मेरी केयर करता था और हर तरीके से मेरा ध्यान रखता था। एज अ रिज़ल्ट मुझे एक लगाव होने लगा उस लड़के से और कुछ ही टाइम में हमें प्यार हो गया एक दूसरे से, और अब मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और साथ साथ मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ उस लड़के के साथ, और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ टाइम में शादी कर लेंगे और ये बच्चे से पहले हम लोग अपनी शादी का डिसीजन भी आपको बता देंगे। और घबराइए मत, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। और थोड़ा आगे फिर वो लड़की लिखती है, और ये सारी जो न्यूज़ मैंने आपको दी है, ये सारे जो मैंने आपको इंसिडेंट्स बताए हैं, ये सब एक झूठ था। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे हॉस्टल में आग लगी थी, ना मुझे कोई लड़का मिला था, मैं ना हॉस्पिटलाइज हुई थी, ना मुझे प्यार हुआ है, ना मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का रिज़ल्ट आया था और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में मैं फेल हो चुकी हूँ। इमेजिन करिए दोस्तों, अगर वो ये न्यूज़ डायरेक्टली दे देती तो उसके पेरेंट्स शायद बहुत गुस्सा होते, लेकिन उस लड़की ने क्या करा, उसने इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज करा,
इतने सारे प्रीवियस इंसिडेंट्स, इतने ख़तरनाक इंसिडेंट्स बताए कि उसके पेरेंट्स डर गए। उन्होंने एक बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो सोच लिया अपने बेटे के लिए। उसके कंपैरिजन में केमिस्ट्री में फ़ेल हो जाना एक बहुत छोटी चीज़ थी। तो परसेप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का भी यही मतलब होता है, यानी अगर आपको किसी को बैड न्यूज़ देनी है तो आप इतनी ज़्यादा वर्स्ट बातें पहले ही बोल दें और फिर वो छोटी सी बैड न्यूज़ दें, ताकि उस वर्स्ट के सामने वो जो बैड है वो बहुत छोटा लगे। तो अब आपको तरीका पता चल गया है कि अगर आपको अपनी पेरेंट्स को कुछ छोटी सी बैड न्यूज़ देनी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बिल्डअप करना है, राइट। या किसी को भी एक बैड न्यूज़ देनी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे बिल्डअप करना है। जुडिशियसली यूज़ करिए इस फ्रेमवर्क को, बिकॉज ये बहुत घातक हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है इतने सारी बैड सिनेरियो सुन के। सो ध्यान से इथिकली इस फ्रेमवर्क को यूज़ करिए। बट है ना ये बहुत ही पावरफुल। मैं अमेज्ड हो गई थी जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी। अब चौथा कॉन्सेप्ट जो कि इस बुक में बताया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन, यानी गिव एंड टेक एंड टेक एंड टेक। सो बिजनेसेस इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूज़ करते हैं, यानी जब ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमारे अंदर से एक इंडेप्टेडनेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है वो चाहती है कि हम उसका बड़ा प्रोडक्ट खरीदें, और अगर वो पहले अपने छोटे प्रोडक्ट्स हमें फ्री दे तो हमारे अंदर एक लाइक्लीहुड आ जाता है कि उसके सेल्समैन से हम जल्दी बड़ा सामान खरीद लें। बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल में यूज़ होता है कि कंपनी पहले आपको एक छोटी सी कोई ट्रायल या फ्री सैम्पल भेजती है और आपको ऐसा लगने लगता है ओ माय गॉड, इन्होंने मुझे ये फ्री में दिया तो मुझे इनका बड़ा प्रोडक्ट तो ख़रीदना ही चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन आप इथिकली फिर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोई स्टार्टअप है, तो पहले अपने कस्टमर्स को कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स भेजिए जिससे कि उनके अंदर एक इंडेप्टेडनेस आ जाएगी और फाइनली फिर आप उनको बड़े प्रोडक्ट्स भी पिच कर सकते हैं। इसका उन्होंने अच्छा एग्जांपल बताया था टपरवेयर में। टपरवेयर में क्या होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हर उस इंसान उसमें प्राइज़ जीता, और अक्सर जो इंसान प्राइज़ नहीं भी जीतता है तो उनके लिए एक गिफ्ट बैग होता है जिसमें से वो जो चाहे वो उठा सकते हैं। ये क्यों होता है, वो छोटे छोटे गिफ्ट्स क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग इंडेप्टेड फील करें। एज अ रिज़ल्ट जब उनको वो बड़े प्रोडक्ट्स ऑफर करें तो वो जल्दी से ले लेते हैं। ऑल्सो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स या जिन लोगों को हम जानते हैं उनसे जल्दी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट टपरवेयर यूज़ करती है। वो क्या करती है, बहुत सारे सेल्समैन को आपके इतने क्लोज कर देती है कि आपको एज अ फ्रेंड लगने लगता है उस सेल्समैन से। एज अ रिज़ल्ट आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लेने लगते हो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकेशन आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो कि इस बुक में दिया गया है वो है रेसिप्रोकल कंसेशन। चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। तो एक बार ऑथर के पास एक कॉलेज स्टूडेंट आता है और वो उनको कुछ टिकट्स बेचने की कोशिश करता है किसी कॉलेज फेस्ट के लिए। अब ऑथर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस $5 का टिकट खरीदने के लिए, तो उसे उस कॉलेज स्टूडेंट को साफ साफ मना कर देते हैं कि भाई मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं टिकट नहीं लूँगा। फिर से वो स्टूडेंट हैगल करता है ऑथर के साथ और कहता है क्या आप $1 का टिकट ले लेंगे? तो जब वो बोलता है कि $1 का या $2 का टिकट अगर आप को मैं ऑफ़र करूँ तो आप ले लेंगे, तो ऑथर को फ़ौरन वो टिकट ले लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऑथर बाद में खुद पॉन्डर करते हैं, इंटरेस्ट तो मेरा अभी भी नहीं था उस कॉलेज फेस्ट में, तो फिर मैंने दोबारा क्यों लिया? ये है रेसिप्रोकल कंसेशन, यानी पहली बार अगर आपको कोई हायर प्राइस का ऑफ़र दे और फिर आप उसे मना कर दें और फिर वो आपको एक लोअर प्राइस का ऑफ़र देता है, तो आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है सिंपैथी की उस इंसान के लिए कि यार अब इसने अपना प्राइस कम कर दिया और सेकंड बार मना मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप सेकंड बार मना नहीं कर पाते और आप उस ऑफ़र को ले लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगेन आप बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने 2 ऑफ़र्स रख सकते हैं, एक अपने हाई एंड कस्टमर्स के लिए और एक आपकी मीडियम कस्टमर्स के लिए जिनका इतना हाई बजट नहीं। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे आप अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या हर एक इन्फ्लुएंसर इन जनरल जानना चाहता है कि कैसे वो ज़्यादा लाइकेबल बने, कैसे लोग उसे पसंद करें, और इसके लिए ऑथर ने 3 कॉन्सेप्ट्स बताए। सबसे पहले फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। पहले कुछ सेकंड में जब कोई भी इंसान आपसे मिलता है तो पहले कुछ सेकंड में वो आपका परसेप्शन बना लेता है। अगर आपका स्टाइल, आपके कपड़े, आपके लुक्स अच्छे हैं तो वो आपको स्मार्ट, ग्रेट, टैलेंटेड और बेहतरीन इंसान मानने लगता है, और आपके अगर लुक्स अच्छे नहीं हैं तो वो आपको एक अच्छी लाइट में नहीं देखता। तो
जब भी आप किसी इन्वेस्टर से या किसी भी इंसान से फॉर द फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मेक श्योर आपके लुक्स टॉप नॉच हों। यानी आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल है, साथ साथ आपका स्टाइल एक्सप्रेस कर सकता है और साथ साथ वो दूसरों को भी इम्प्रेस कर सकता है। सेकंड चीज़ जो ऑथर बताते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज़ मी टू मूवमेंट। हम उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे जिनके एम्बिशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, साइड हसल्स होते हैं। तो जब भी आपको अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन किसी दूसरे इंसान पे छोड़ना है तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी बात में 2 से 3 कम से कम कमेंट पॉइंट्स ढूंढें उस इंसान के बीच में और अपने बीच में कि कैसे आप दोनों के अंदर कॉमनैलिटीज़ हैं, और उनको बार बार हाईलाइट करें, उसके एग्जांपल्स दें, उस पर बात करें, डिस्कशन करें, तो वो इंसान डायरेक्टली कनेक्टेड फील करने लगेगा। ऑथर ने बताया है लाइकेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमिलैरिटी, यानी अगर आप लाइकेबल होना चाहते हैं तो आपको किसी इंसान को ये फील कराना चाहिए कि वो आपसे कितना ज़्यादा सिमिलर। तीसरा कॉन्सेप्ट है विजिबिलिटी का। सबसे पहले आता है आपके लुक्स, आप कैसे दिख रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि आपके और उनके बीच में कितनी कॉमनैलिटीज़ है, और तीसरी चीज़ जो आती है वो है विजिबिलिटी। जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने जाएंगे, जितनी बार उनके सामने जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। एज अ रिज़ल्ट जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी है इतनी ज़्यादा लाइकेबिलिटी होगी। तो एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या किसी भी इन्फ्लुएंसर की तरह आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वीडियोस रेगुलरली बनाएं, अपना कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करें। इवन इफ आप वेकेशन पे भी हैं तब भी आपके एडिटर्स बैक एंड में चीज़ें एडिट करके आपकी ऑडियंस को सर्व करते रहें। जैसे रिसेंटली अभी मैं एक लंबे हॉलीडे पे गई थी, लेकिन कंटिन्यूसली मेरी वीडियोज़ आ रही थी। उसका रीज़न यही था कि मैं अपनी विजिबिलिटी ख़त्म नहीं करना चाहती।